अगर आपको लग रहा है कि लास्ट के 5 महीने आपके पास कम पड़ेंगे, अगर आपको लगता है कि नीट यूजी का अभी एग्ज़ाम जो 2026 का आप देने वाले हो वो शायद आपका ना क्लियर हो पाए, अगर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। हेलो, आई एम डॉक्टर सौरभ जैन। आई हैव डन माई MBBS एंड देन आई हैव डन माई MD फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट के 5 महीने में बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ईजिली आप निकाल सकते हो। इस समय ये टाइम ऐसा होता है जब हर बच्चे को, जिसकी तैयारी थोड़ी सी ऑर्डिनरी है या जो मॉडरेट लेवल पर है, उसे लगता है कि शायद अब उसे टाइम कम पड़ेगा, शायद वो एग्ज़ाम निकाल ना पाए। लेकिन यूजली अनटिल अनलेस आप किसी कोचिंग के टॉपर ना हो या आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है पिछले साल 2 साल से और आप कोचिंग में लगातार टॉप कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आप एग्ज़ाम निकाल ही लोगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो इस टाइम पर होते हैं जिनका सिलेक्शन होगा आने वाले टाइम में, उनको भी इस टाइम पर आकर के लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया है एंड मे बी इट्स टाइम फॉर सम चेंज। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हर इंसान को, मैक्सिमम बच्चों को, 99% बच्चों को इस टाइम पर, खास करके दिवाली के बाद वाला जो टाइम होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने तैयारी शुरू करी होती है अपनी जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3-4 महीने के बाद ना इस टाइम पर उनको आके लगता है कि अब साल खत्म होने वाला है और अब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ गया और उनकी तैयारी जो है एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो आप अकेले नहीं हो, हर बच्चे को ही इस टाइम पे फील होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये वो अब टाइम आ गया है जब आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, जब आप अपनी पढ़ाई का गियर चेंज करोगे। ये वो टाइम है जब आप उन चीज़ों पर फोकस करना शुरू करोगे जो आपकी पढ़ाई के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आप अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करना शुरू करोगे बजाय अभी सब कुछ करने के, क्योंकि जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, जब आप साल की शुरुआत आपकी होती है, तो उस समय आपको लगता है कि आपके पास टाइम बहुत है और हम धीरे धीरे से आराम आराम से अपनी तैयारी करते जाते हैं। हम फिजिक्स पे भी ज़्यादा टाइम देते हैं, केमिस्ट्री पे भी ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बहुत सारी जगहों पे हम अपना ध्यान दे रहे होते हैं, बहुत सारा मटेरियल्स हम इकट्ठा कर रहे होते हैं, डिफरेंट टीचर्स को हम ट्राई कर रहे होते हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज लगा रहे होते हैं एंड अल्टीमेटली हम बहुत सारा टाइम दे करके समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस तैयारी को अच्छे से अच्छा कैसे किया जाए। तो उस टाइम पर हम टाइम दे रहे होते हैं अलग अलग चीज़ों को। लेकिन जैसे ही ठंड आना शुरू होती है, जब ये नवंबर दिसंबर का टाइम आने लगता है, तब बच्चों को रियलाइज़ होना शुरू होता है कि अब टाइम खत्म हो रहा है एंड वी शुड फोकस ऑन आवर मेन एग्जाम एंड दैट्स वाई अब आपका स्ट्रैटेजी चेंज करने का टाइम आ गया है। सी, अभी तक आपने जो तैयारी करी थी उसमें आप हो सकता है बहुत डेप्थ में जा रहे हो हर एक चीज़ के, लेकिन आपकी जो स्पीड रही होगी ना, कम रही होगी। आप कम टाइम में आप ज़्यादा टाइम में कम कम मटेरियल कवर कर रहे हो, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम दूर लग रहा था। अब आपको एग्ज़ाम जैसे जैसे करके पास आएगा, आपको स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी होगी। ओके, सो अब टाइम आ गया है प्रायोरिटीज़ चेंज करने का और उसी स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, जितने भी बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, जब उनसे मेरी बात होती है तो उन बच्चों से जब मैं बाद में बात करता हूँ तो मैं उनसे जब ये पूछता हूँ कि क्रिटिकल टाइम कौन सा था जब आपको लगा कि आपकी तैयारी का वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज था जो आपके डिसीजंस आपने लिए जिसने आपको सिलेक्ट करवा दिया, तो हर बच्चे ने ऑलमोस्ट मुझे कहा है कि सर, जब दिवाली के बाद का जो टाइम था, जब मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन उस टाइम पे मैंने छोड़ा नहीं, मैं लगातार करता रहा, मैं धीरे 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 करके भी तैयारी करता रहा और उस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि जो मैंने उस टाइम हिम्मत नहीं हारी, जो मैं चीज़ को कंटिन्यू करता रहा, लास्ट में आते आते मुझे रियलाइज़ हुआ मार्च और अप्रैल में आने के टाइम पर कि ओके, जो अभी तक मेरा हुआ है अब वो बहुत स्पीड से कवर हो रहा है, मैं ईजिली इस बार एग्ज़ाम निकाल के ले जाऊँगा। ऐसे ही वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जब मैं उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा कौन सा ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट था, तो हर बच्चे ने ना मुझे लगभग अलग शब्दों में यही एक बात बोली है कि सर, अगर मैं छोड़ता नहीं ना, अगर मैं 4-5 महीने पहले अपनी तैयारी छोड़ता नहीं, अगर मैं लगातार लगे रहता, तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता। मैंने थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती, मैंने गलत टाइम पर हिम्मत हार गया और इस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दैट्स वाई इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत है। आपके नंबर चाहे 200 आ रहे हों या आपके 500 आ रहे हों, जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, 200-300 नंबर आ रहे हैं, उनके लिए तो स्ट्रैटेजी और ज़्यादा आसान है कि बहुत बहुत ईजिली वो 500-550 नंबर तक पहुंच सकते हैं। और वो बच्चे जो ऑलरेडी 400-500 नंबर के आसपास हैं, उनको जो मैं तरीके अभी, जो मैं स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो भले ही आपका स्कोर एकदम से आपको ड्रास्टिकली इंप्रूव होते ना दिखे, भले ही 500 नंबर से आपके अभी अगले 3 महीने तक 500 नंबर से 550 तक भी आप ना पहुँच पाओ, लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो फाइनल एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते आप 600 क्रॉस करना शुरू कर दोगे। सो सी, इस टाइम पर हर एक महीना जो आप करने वाले हो, जो आपका हार्ड वर्क है, वो हर अगले महीने का हार्ड वर्क आपका बहुत मायने रखता है। नीट की तैयारी में लास्ट के जो मंथ्स होते हैं, उनकी तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन कंपैरिजन टू स्टार्टिंग के महीनों के, क्योंकि लास्ट के टाइम पर आप रिवाइज कर रहे होते हो और आपका स्कोर जो होता है धीरे धीरे करके बहुत ड्रेस्टिकली इंप्रूव होने लगता है लास्ट के टाइम पर।
इवन जो आप अगर अपने मेन एग्जाम्स की बात करते हैं, मेन कॉलेजेस की बात करते हैं, एम्स दिल्ली की आप बात कर रहे हैं या आप एमएमसी की बात कर रहे हैं, जो टॉप रैंक्स होती हैं वो लास्ट के 1 महीने 15 दिन में डिसाइड होती हैं कि बच्चा जो होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कैलिबर सेम होता है। देश के कम से कम 500,000 बच्चे होंगे जिनका कैलिबर सेम होगा, टैलेंट सेम होगा, जो सारे के सारे एम्स दिल्ली तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन लास्ट के 15-20 दिन में वो क्या करते हैं, किस स्ट्रैटेजी से रिवाइज करते हैं, कितना फास्ट रिवाइज करते हैं, और एग्जाम में उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या रहता है, ये अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि वो किसी टॉप कॉलेज तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। सो योर हार्ड वर्क, वो भी आने वाले 5 महीनों में, वो ज़्यादा मायने रखता है इन कंपेरिजन टू जो अभी तक आपने किया। तो इसलिए अपना टाइम अभी वेस्ट करने के बजाय यू शुड कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क इन द वे दैट यू वर डूइंग। सी, अभी आपका टेस्ट सीरीज में स्कोर क्या आ रहा है ये भी मायने नहीं रखता, आपके 200 नंबर आ रहे हैं या 500 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास 5 महीने का टाइम है जिसमें आप बहुत तेज़ी से अपना स्कोर चेंज कर सकते हो। ओके, और अगर आपका स्कोर कांस्टेंट भी है, लेकिन तो ये अगर आपका स्कोर कांस्टेंट भी है ना, अगर आपका 500 450 के आसपास भी स्कोर आ रहा है, तो ये भी अपने आप में दिखाता है कि आप लगातार हार्ड वर्क कर रहे हो, इसलिए आपका स्कोर जो है कांस्टेंट टिका हुआ है। सो इवन इन दैट मैटर यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, यू हैव टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग। सो पहली दिक्कत जो बच्चे फेस करते हैं इस टाइम पर, अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे कि आपको करना क्या है। अगर आपका बैकलॉग है, अगर आपका छूट गया है सिलेबस, आपका कुछ रह गया है, तो उसको अभी छोड़ दो। बैकलॉग के पीछे मत पड़ो। अभी जो आपका कॉन्स्टेंटली चल रहा है, जो आपका टेस्ट सीरीज़ में आने वाला है, या जो आपकी कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, या जो आपने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, अभी आगे की चीज़ों को कवर करो। बैकलॉग के पीछे मत पड़ो। बैकलॉग के चक्कर में ये जो आपका अभी चल रहा है करंट, ये एक दिन बैकलॉग हो जाएगा और ये चीज़ आगे आपको ज़्यादा दिक्कत देगी। बैकलॉग से कैसे निपटना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट जो फ्रंट चल रहा है, जो आगे चल रहा है, जो अभी करंटली आपका चल रहा है, उसको आप कोशिश करो कि आप टाइमली करते जाओ ताकि वो चीज़ बैकलॉग के अंदर ना आए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो भी आज पढ़ रहे हो उसको इस तरह से सिस्टमेटाइज करते जाओ, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। चाहे आपकी बायो हो, बायो के आप प्रॉपर मार्किंग कर लो, बायो के अगर आप नोट्स जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से, या आप उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, अगर आप जो भी कर सकते हो, बायो को जिस तरह से भी आपने रिवाइज करने का डिसाइड किया हुआ है उसको इतना अच्छे से सिस्टमेटाइज कर लो कि इन चैप्टर पे जब आप दोबारा पहुँचो तो आप बहुत अच्छे से इनको रिवाइज कर पाओ, बहुत कम टाइम में फास्टली। केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स अगर आप बना सकते हो, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो आपको फास्ट पड़े। और फिजिक्स की फॉर्मूला शीट तो बनानी ही बनानी है। एक गलती जो सारे बच्चे करते हैं वो ये है कि वो जो आज चल रहा होता है उसको करते तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं होती कि कल को जब वो उस चीज़ को रिवाइज़ करने पे आएंगे तो वो उस चीज़ को कैसे रिवाइज़ करेंगे। मतलब आज अगर किसी चैप्टर को करने में आपने 8 घंटा दिया है तो हो सकता है जब आप रिवाइज़ करने हो तो फिर से आपको 8 घंटा देना पड़े, एंड दैट इज़ नॉट ए वेरी वाइज थिंग टू डू। मीन्स आपने अगर किसी चैप्टर को आज 8 घंटा दिया है तो 1 घंटे का टाइम और दे करके उसके शॉर्ट नोट्स या उस चीज़ को सिस्टमेटाइज कर लो इस तरह से कि आप जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने हो तो आपका कम टाइम में रिवाइज हो जाए, और उसके अगली बार जब आप रिवाइज करो तो और कम टाइम में रिवाइज हो जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप रिवीजन फास्ट कर पाओगे इन चीज़ों का जो आज चल रही हैं, तो वो बचे हुए टाइम में आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर पाओगे। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स में फॉर्मूला की शीट, केमिस्ट्री में भी फॉर्मूला की शीट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें एक जगह नोट, एंड बायो में आपके पास या तो शॉर्ट नोट्स हों या फिर एटलीस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क्ड हों जो चीज़ें आप बार बार भूलते हो, ताकि आप बाद में अगर बायो जब रिवाइज कर रहे हो, खास करके फाइनल एग्जाम के पहले, और सब कुछ ना भी कर पाओ तो कम से कम वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप भूल जाते हो उसको आप बहुत ढंग से रिवाइज कर लो। सो यू विल हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर अपकमिंग टाइम, एंड आपको रिविजन की अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखनी होगी आज से, ये सोच करके कि जो आज आप पढ़ रहे हो उसको कल को आप रिवाइज कैसे करोगे। ठीक है, एक चीज़ जो मैंने बच्चों को देखी है, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं आपको पूरा लेक्चर फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम पड़ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप कर सकते हो, आप फुल लेक्चर्स वीडियोस देखना बंद कर दो। और वैसे भी जो ड्रॉपर है उसको फिर से पूरा वीडियोस देखने का कोई सेंस नहीं बनता। आप सीधे आगे बढ़िए, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करिए। जितने ज़्यादा आपके ड्रॉप्स हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि अब आपको वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी कई बार वो चीज़ें देख चुके हो, सीधे क्वेश्चन पर जाओ। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका स्कोर होगा। भले ही आपको आज क्वेश्चन करने से डर लगता होगा, आपको लगता होगा अभी मुझे थ्योरी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का नशा आपको लग गया ना, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत आपको लग गई, तो फिर आप थ्योरी पे कभी पलट के आना ही नहीं चाहोगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही फोकस करना चाहोगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की स्ट्रैटेजी तरीका आपको समझ में आने लगता है तो उसके बाद फिर आपको थ्योरी करने का कोई, आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि सिर्फ थ्योरी करते रहने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। इवन बायो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप थ्योरी ना भी पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, तो क्वेश्चन के थ्रू ही पूरी की पूरी बायोलॉजी रिवाइज हो सकती है।
सेम गोज़ विद केमिस्ट्री, सेम गोज़ विद फिजिक्स। फिजिक्स में भी सबके कॉन्सेप्ट बनाते रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहोगे तो अपने आप आपको फिजिक्स में समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मुझे इन चीज़ों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सो अगर आप ड्रॉपर हैं तो वीडियोस देखना बिल्कुल ही बंद कर दो, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। अगर आप एक फ्रेशर हो, आपको लगता है कि आपका कुछ सिलेबस रह रहा है जो आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फुल लेक्चर वीडियोस देखने की ज़रूरत है, तो आप देखो। लेकिन आपको धीरे धीरे करके, मैं भी आपको बताता हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम अपना बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। सो कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, सी कोचिंग वाले अपना सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे फरवरी में, हो सकता है मार्च में कंप्लीट करवाएं, कुछ कोचिंग्स जनवरी में कंप्लीट करवाएंगी, लेकिन आपका एग्ज़ाम होना है मई में। आपका मेन गोल ये होना चाहिए, चाहे आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, कि आपका बायो एंड एटलीस्ट केमिस्ट्री, ये 2 सिलेबस आपके जनवरी तक कंप्लीट हो जाए। मतलब आपको ख़त्म करना ही करना है इसको। अब अगर मान लीजिए आप लाइव लेक्चर्स देख रहे हो, ओके, और आपको पता है कि कोर्स आपका फरवरी में कंप्लीट होने वाला है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बायो और केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो और जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब आप कहोगे सर कि हमारे पास टाइम ही नहीं, हम कैसे करेंगे? आपको दिन भर में कम से कम 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा निकालना है फॉर बायोलॉजी एंड 1 घंटे का टाइम निकालना है एक्स्ट्रा फॉर केमिस्ट्री। ये 2 चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, देखो, अगर आप ड्रॉपर हो तो आप इजीली 1 से 2 घंटे का टाइम, पढ़ाई का टाइम बढ़ा सकते हो अभी जनवरी तक के लिए, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। अगर आप फ्रेशर हो, आपको लगता है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा फिजिक्स को जो आप टाइम दे रहे हो उसको थोड़ा कम कर दो, ठीक है। लेकिन आप 1 घंटे का टाइम बायो के लिए तो कम से कम एक्स्ट्रा निकालो और जनवरी तक अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो बायो का पूरा 100%, क्योंकि उसके बाद ही बेसिकली आपका रिवीजन शुरू होगा। सो आपका मेन गोल एक तो ये होना चाहिए, जो सलाह आपको कोई भी कोचिंग वाला नहीं देगा क्योंकि वो कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पाते टाइम पे। आपको जनवरी तक बायो एंड केमिस्ट्री ख़त्म करनी है, क्योंकि ये 2 रटने वाले सब्जेक्ट हैं और आपको लगता है कि बायो बहुत ईजिली हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। बायो जल्दी हो जाती है, लेकिन बायो भूल भी उतनी जल्दी जाती है। सो बायो नॉट ओनली नीड कंप्लीशन, इट विल टेक रिवीजन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितने ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे बायो के एटलीस्ट 3 से 4 टाइम्स फाइनल एग्ज़ाम के पहले, उतना ही आपको फाइनल एग्ज़ाम में स्कोर करना ईजी पड़ेगा, क्योंकि बायो सिलेक्शन करवाती है। बायो से रैंक नहीं आती, लेकिन बायो सिलेक्शन करवाती है। केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन श्योर करती है। केमिस्ट्री से आपकी रैंक नहीं आती, पर केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन श्योर करती है। रैंक आती है फिजिक्स से, और लोग इसलिए दिमाग लगाते हैं सबसे ज़्यादा फिजिक्स पे, लेकिन फिजिक्स आपको सिलेक्ट नहीं करवा सकती। बेस आपका बायो और केमिस्ट्री ही होगा। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प कर देती है अच्छी रैंक लाने में, लेकिन उस स्टेज पे आप तब तक ही और तभी पहुंच पाते हो जब आपकी बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो चुकी हो। एंड बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पहले से पता है कि वो इन फ्यूचर कल को प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी कम कट ऑफ पे ही जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए भी ये एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी काम करती है, क्योंकि भाई अपना सबसे पहले सिलेक्शन पक्का करो, उसके बाद टॉप रैंक्स पे जाओ। आप एम्स के किसी भी बंदे से बात कर लो, वो आपको बताएगा कि वो फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बहुत अच्छे से कर पाया क्योंकि उसकी बायो और केमिस्ट्री ऑलरेडी मैनेज्ड थी। और जैसे ही उनको लगता था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि उनकी बायो वीक पड़ रही है या उनकी केमिस्ट्री वीक पड़ रही है, वो फिजिक्स छोड़ के सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स पे लौट के आते थे, इनको ढंग से कंप्लीट करते थे, अपनी बायो स्ट्रॉन्ग करते थे, वापस से उसका स्कोर वो 350 340 के आसपास लेके जाते थे। केमिस्ट्री को वापस से वो 150 160 तक लेके जाते थे। उसके बाद ही बचे हुए टाइम में वो फिजिक्स करते थे। तो फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री की कीमत पर नहीं। सबसे पहले आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है। तो आपको 1 घंटा टाइम निकालना है एक्स्ट्रा बायो के लिए और 1 घंटा टाइम निकालना है एक्स्ट्रा केमिस्ट्री के लिए। अगर आप आज दिन भर में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको 10 घंटे की पढ़ाई करनी होगी, लेकिन आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। वो लोग जो फ्रेशर्स हैं, जो कोचिंग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको कहूँगा कि फिजिक्स के वो चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा टफ हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, उन चैप्टर्स को भले ही आप अभी मत करो, लेकिन आप टाइम बायो और केमिस्ट्री को दो, ठीक है। फिजिक्स अगेन 2025 का पेपर देख करके लोग बहुत सारे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि फिजिक्स बहुत टफ आने वाली है। हालांकि जो जितना लोगों को मैं स्टार्टिंग में बहुत जोश था कि मैं तो एच सी वर्मा भी कर लूँगा, रसनी खलेडे भी कर लूँगा, एरोडोप भी सॉल्व कर लूँगा, IIT लेवल की फिजिक्स कर लेंगे, अब वो जोश उतना बच्चों में दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि जब एग्जाम पास में आ रहा तो उन्हें समझ में आना शुरू हो गया है कि फिजिक्स उतनी हो नहीं पाएगी उस लेवल के साल भर। सो अब बच्चे थोड़ा थोड़ा करके वापस से ठंडे होने शुरू हो गए हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि 2025 का पेपर एक एक्सेप्शन था। 2025 के पेपर के बेसिस पे आप अपनी पूरी तैयारी को बेस नहीं कर सकते, ठीक है। 2025 में आपने रिजल्ट भी देख लिया, कट ऑफ भी आपने देख लिए, तो बहुत 2025 के पेपर जैसे पेपर के लिए अगर कोई इंसान फिजिक्स पढ़ के भी नहीं जाता ना, सिर्फ बायो और केमिस्ट्री करके ढंग से चला जाता, उतने में भी उसका सिलेक्शन हो जाता। सो डो नॉट गो आफ्टर वेरी टफ फिजिक्स, गो फॉर बेसिक लेवल ऑफ फिजिक्स, गो फॉर मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिक्स।
बहुत टफ पेपर में आपको फिजिक्स के 10 से 15 क्वेश्चन ही सही करने, उतने में आपका काम हो जाएगा। बहुत इजी पेपर में आपको फिजिक्स के कम से कम 30 to 35 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने बेसिक फिजिक्स करी हुई है तो वो 30 to 35 क्वेश्चन सही करना बहुत इजी होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप टफ फिजिक्स करके जाते हो, फिजिक्स आप बहुत अच्छी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, लेकिन उस चक्कर में आपकी बायो और केमिस्ट्री की बैंड बच जाएगी। ओवरऑल अल्टीमेटली एग्जाम में आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। सो अगर आपको फिजिक्स में आपकी प्रॉब्लम है, आपकी फिजिक्स ढंग से नहीं हो पाई है, 2025 के पेपर के चक्कर में मत पढ़ना। फिजिक्स का परफॉर्मेंस आपकी ओवरऑल सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा, चाहे आपकी कोचिंग वाले कुछ भी बोलें। ओके, एक इजी तरीका ये है कि अगर आपको टाइम निकालना है अलग से, आप फिजिक्स के चैप्टर्स को ड्रॉप कर दो, फिजिक्स का सिलेबस अपना कम कर लो। 11th की फ़िज़िक्स के चक्कर में मत पढ़ो, आप 12th की फ़िज़िक्स जो इजी है, जो ईजिली की जा सकती है, उसके चक्कर में पढ़ो, उसको आप इजीली मैनेज कर पाओगे। सो गो आफ्टर 12th फिजिक्स। 12th के फिजिक्स में जैसे आपके जो चैप्टर्स हैं, लॉजिक गेट्स हो गया, आपका जो न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन वाला जो पार्ट हो गया, ये चैप्टर्स जो हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिनको करना थोड़ा ईजी है, आप उनके पीछे जाओ। ओके, जो मैं स्टार्टिंग्स में भी बोला था कि अगर आप सिलेबस कर रहे हो अपना, रिवीजन की स्ट्रेटजी अपनी बहुत अच्छी रखना, रिवाइज बहुत अच्छे से आपको करना है, इसीलिए आपकी रिवीजन की स्ट्रेटजी प्रॉपर होनी चाहिए। आज जो भी चैप्टर्स कर रहे हो, इस बात को अपने दिमाग में लेकर के चलो कि कल को आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है, तो आज आप जितना टाइम दे रहे हो उससे कम टाइम आपको लगे। मीन्स आपके नोट्स बहुत सिस्टमेटाइज होने चाहिए, एंड इफ़ पॉसिबल आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए होने चाहिए ताकि आप रिवाइज कर सको। क्योंकि क्या होता है जब एग्ज़ाम पास में आता है, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक हफ्ते बाद पेपर है और आपको फिजिक्स रिवाइज करनी है, तो फिजिक्स में आप सब कुछ तो रिवाइज कर नहीं सकते, और लास्ट टाइम में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करोगे। उस समय आप कर रहे होगे सिर्फ और सिर्फ रिवाइज, किस चीज़ को, थ्योरी को। उस टाइम पे अगर आपके पास फिजिक्स की फार्मूला शीट ऑलरेडी बनी हुई है, आपके हाथ की खुद की बनाई हुई, तो आप इजीली उन फार्मूलेज को तुरंत रिवाइज कर सकते हो। आप पूरी की पूरे फिजिक्स के फार्मूले जो होंगे 1 से 2 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हो। इसी तरह से अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है आपकी है, उसके प्रॉपर नोट्स आपके पास बने हुए, उन चीज़ों के जो आपको पता है कि आप भूल जाते हो, जो आपके लिए स्पेसिफाइड है, तो आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी 2 से 3 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हो। एंड द सेम गोज विद केमिस्ट्री। तो इस तरह से लास्ट के एक हफ्ते में अगर आप प्रॉपर रिवाइज करके चले जाते हो, तो फाइनल एग्जाम में आपको करना चीज़ें बहुत ईजी पड़ेगी। दैट इज़ वाई आपकी रिविजन की स्ट्रेटजी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना आपका आज कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना। और टॉपर में और एक नॉर्मल इंसान में यही एक इकलौता डिफरेंस होता है कि टॉपर लास्ट के 1 महीने में सब कुछ रिवाइज करके चला जाता है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से उन चीज़ों को इतना सिस्टमेटाइज किया हुआ होता है। ओके, एंड आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है एक बार बायो और केमिस्ट्री का, उसके बाद मार्च से आप करोगे सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर पाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बायो तो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी बुक से क्वेश्चंस कर सकते हैं, नहीं तो आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। द सेम गोज विद केमिस्ट्री। फिजिक्स कितनी ही टफ वो पूछ लें एग्जाम में, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू डोंट हैव टू गो आफ्टर फिजिक्स, ओके, यू हैव टू गो ओनली आफ्टर बायो एंड केमिस्ट्री फॉर योर सिलेक्शन। ये बात आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, और किसी भी बच्चे से जो सिलेक्ट हुआ है उससे आप पूछ लेना, वो आपको बोलेगा कि आप बायो कर लो और केमिस्ट्री कर लो ढंग से, फिजिक्स अपने आप हो जाती है, फिजिक्स का काम कवर हो जाता है। यू ओनली नीड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो मार्च एंड अप्रैल का टाइम आपको देकर रखना अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मार्च में आप करना शुरू करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। आपको लगता है अगर टाइम तब भी कम पड़ रहा है, तो आप अप्रैल में सिर्फ थ्योरी रिवाइज करोगे, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, और इस तरह से आप लेकर के चलते हो अगले 5 महीने का टाइम। अगर आप 2 सब्जेक्ट भी ढंग से हैंडल कर लेते हो, तो यू विल गेट सिलेक्टेड, दैट्स फॉर श्योर। और अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छी कंडीशन में हो, तो भी आप पे ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, क्योंकि केमिस्ट्री बायो आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी, बचे हुए पूरे टाइम में आप फिजिक्स कर पाओगे। सो इफ़ यू कीप डूइंग इन दिस वे, यू कैन ईजिली गेट सेलेक्टेड। फिर भी उसके बाद आपको कोई भी डाउट पूछना हो मुझसे, आपकी स्ट्रेटेजी मुझसे शेयर करनी हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो। एक सेपरेट ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, नीट यूजी वाले बच्चों के लिए, जहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल्स भी आपके लिए शेयर कर दूंगा, एंड मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी सारे उस पर चले जाएंगे। और मैं अलग से आप लोगों के लिए अलग से गूगल मीट भी करूँगा और यूट्यूब लाइव भी लूँगा, जहाँ पर मैं आपको गाइड कर सकूँ 1-on-1। सो प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप। मैं अभी इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा लिंक में, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मैं हर बच्चे को रिप्लाई करता हूँ, भले मुझे थोड़ा सा टाइम क्यों ना लग जाए, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू टू। सो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो, हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना। 5 महीने का टाइम बहुत होता है, ईजिली सिलेक्शन निकल जाएगा, लेकिन आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा। थैंक यू।